Hello, Namaskar. My name is Balneet Singh Bedi, your Polity, International Relations and Current Affairs faculty. In today's lecture, we will be discussing about one of the most important topic of the Indian polity, that is the preamble to the Indian Constitution. अब ये एक ऐसा टॉपिक है जहां से यूपीएससी मल्टीपल एग्जामिनेशंस में काफी सारे सवाल भी पूछ चुका है. हर साल CDS, CAPF, NDA, EPFO, APFC, जियो साइंटिस्ट एंड CSC एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से सवाल आना बहुत ही लाजमी है, बिकॉज एज आई सेड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द इंडियन polity. Now we will quickly see and try to cover the preamble to the Indian Constitution in a very comprehensive as well as holistic manner. अब ये जो preamble word है ये सुना आप सभी ने होगा, but what exactly is the meaning of the word preamble? Preamble का मतलब क्या होता है? Now in simple terms, if I tell, the preamble is the introduction to the Constitution, or the preamble is the preface to the Constitution. If I write it here, it is the introduction to the Constitution और इट इज प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इस प्रियम्बल में है क्या? इस प्रियम्बल में पूरी समरी है हमारे संविधान की. इट कंटेन्स द समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और वी कैन से इट कंटेन्स द एसेंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसको और सिंपली अगर हम डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए कि एक स्कूल है और एक स्कूल की रूल बुक है. अब उस रूल बुक में सारे प्रिंसिपल्स लिखे हैं, सारी वैल्यूज लिखी हैं, सारी गाइडिंग फिलॉसफी लिखी है कि भाई ये वैल्यू हैं जो हमें अपने स्कूल में चाहिए, हमें अपने विद्यालय में चाहिए. इस रूल बुक के हिसाब से ही ये स्कूल चलेगा. सेम उसी तरह प्रियम्बल क्या है? प्रियम्बल एक इंट्रोडक्शन है संविधान का, प्रीफेस है संविधान का, समरी है संविधान की, एसेंस है संविधान की. इसमें वो सारी वैल्यूज हैं, सारी फिलॉसफीज हैं, सारे गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो कि डिफाइन करते हैं कि हमारा संविधान किस वैल्यू पे बेस्ड होगा, किस फिलॉसफी पे बेस्ड होगा. नाउ मीनिंग तो अब आप सबको क्लियर हो गया. नाउ इट इज ऑल्सो नोन एज, नाउ वी हैव टू फेमस पर्सनालिटीज. वन इज N.A. Palkiwala. N.A. Palkiwala, he called preamble as identity card of the Constitution. क्या कहा जाता है? Identity card of the Constitution. अब इन्होंने आइडेंटिटी कार्ड क्यों कहा? अगर मैं तथास्तु इंस्टीट्यूट में हूं, मेरे पास आईडी कार्ड है, उस आईडी कार्ड में बिना बोले सब कुछ लिखा है कि माय नेम इज दिस, माय जेंडर इज दिस एंड आई एम द स्टूडेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. सेम उसी तरह प्रियम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. प्रियम्बल में जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं, ये सारी वैल्यूज, ये सारा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सारे उसके प्रिंसिपल्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स संविधान को दर्शाते हैं. ऑल्सो टेक वन मोर, वी हैव K.M. Munshi. K.M. Munshi. Now K.M. Munshi called preamble as political horoscope of the Constitution. Political horoscope of the Constitution. अब इसका मतलब क्या हुआ? Political horoscope, horoscope मतलब भविष्यवाणी करना. So it is basically defining the future of the nation. The future of the nation. अब हमें कैसे पता लग रहा है फ्यूचर ऑफ द नेशन? ये अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट you need to know that these are the two key phrases. अगर मैं यूपीएससी टर्म में कहूं, these are the keywords. अगर आप ये अपने मेंस आंसर में लिखोगे, यू विल गेट एक्स्ट्रा मार्क्स. और अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है प्रियम्बल इज फेमसली नोन एज आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसने कही ये बात? ये बात कही है N.A. पालकीवाला ने. एंड K.M. Munshi. K.M. Munshi was basically, he was the constitutional expert. Also he was the politician, he was the activist and also the writer. And N.A. Palkiwala was also the famous diplomat.
Okay, everyone, his name is Kanhaiya Lal Manik Lal Munshi. All you need to remember here is प्रियम्बल का मतलब क्या हुआ, एक इंट्रोडक्शन, एक समरी, एक प्रेफेस एंड ऑल्सो नोन एज आइडेंटिटी कार्ड एंड पॉलिटिकल हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब आपने इसका मतलब तो देख लिया, अब आप कहोगे सर अब हम पढ़ते हैं प्रियम्बल। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज रिटन इन द प्रियम्बल? इफ यू रीड, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens। क्या सिक्योर करने की बात करता है? जस्टिस, social, economic, political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation। And in our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby give to ourselves, enact and give to ourselves this कॉन्स्टिट्यूशन। सो बेसिकली दिस इज द प्रियम्बल। अब आप रिलेट कर पाओगे कि भाई सर इसमें तो पूरी समरी लिखी है, इसमें तो पूरा हमारा संविधान का इंट्रोडक्शन है। अब इंट्रोडक्शन को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में, दैट इज डिस्कसिंग द कंपोनेंट्स ऑफ द प्रियम्बल। सो दिस इज हाउ व्हाट एग्जैक्टली वैल्यूज द प्रियम्बल हैज रिटन, और संविधान को ये सारी माननी पड़ी, या संविधान जो हमारा बेस्ड है वो इन्हीं वैल्यूज पे बेस्ड है। देन वी मूव टू द नेक्स्ट, व्हाट इज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुली। on 13th of December 1946, I repeat, on 13th of December 1946, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आप कहोगे सर ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या है? सो बेसिकली दिस रेजोल्यूशन कंटेन्स ऑल द बेसिक आइडियल्स, ऑल द गाइडिंग प्रिंसिपल्स विच ही रिप्रेजेंटेड, विच ही प्रेजेंटेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि भाई सभी मेंबर्स जिन्होंने हमारा संविधान लिखा है, संविधान बनाया है, आपको मैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दे रहा हूं, आपने जो पूरा संविधान बनाना है वो इन्हीं वैल्यूज के ऊपर बनाना है, इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर उन्हें बनाना है। अब आप इसको ऐसे ले लीजिए कि आज 13 दिसंबर 1946 है, जवाहरलाल नेहरू जी आए, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रेजेंट किया और कहा कि भाई पूरी सभा इस प्रिंसिपल्स पे काम करेगी। अब जब ये सभा आएगी, संविधान के बारे में डिस्कशन करेगी, उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को हम इस बोर्ड पर लगा देंगे, सो दैट 2 साल अगर संविधान बनने में लगा, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद वो सारे मेंबर्स आके उस प्रिंसिपल, उस रेजोल्यूशन को देखते रहें और हमेशा याद रखें कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में जो भी लिखा है हमने उसी वैल्यू के बेस पर संविधान को बनाना है। अब इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ऑन 22nd of January 1947, repeat after me, 22nd of January 1947, this objective resolution was adopted as preamble of the Indian Constitution। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने प्रेजेंट किया। इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स थे, गाइडिंग फिलॉसफीज थी, और उसी को हमने 22 जनवरी 1947 में प्रियम्बल की तरह एडॉप्ट किया। नाउ दिस इज ऑल अबाउट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देन कम्स, as I've said, the components of the preamble to the Indian Constitution। पहली बात आती है सोर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये प्रियम्बल हम कैसे कह सकते हैं कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी है संविधान की? बेसिकली जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है दैट इज बीन डिराइव्ड from the people of India। Derived from whom? It is derived from, directly from the people of India।
ये हमें क्या बताता है? ये हमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट बताता है। क्या बताता है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, एज वेल एज रिपब्लिक भी है। Then comes objectives of the constitution. बच्चे याद रखना, मैं अभी दोबारा preamble दिखाऊंगा, then I will tell you that how these points are being repeated. Objectives क्या है? Liberty है, equality है, justice है, fraternity है। Preamble हमें objectives भी बताता है, nature of state भी बताता है, ये भी बताता है कि भाई source of authority क्या है? Source of authority मैं हूं, आप हो, हम सब भारत के नागरिक हैं। And also it tells the date of adoption of the constitution, which you all know, we just have read 26th of November 1949. इस दिन हमने adopt किया, enact किया and give to ourselves this constitution. अब एक बार आप दोबारा से नजर मारो, देखो preamble पे, everyone here, we the people of India. So basically it has derives its authority from the people of India. It is saying nature of Indian state as sovereign, socialist, secular, democratic republic. Justice, liberty, equality, fraternity are the objectives of the Indian state. And 26th day of November 1949 को हमने adopt किया, enact किया and give to ourselves this constitution. I hope it is very easy and it has been made clear to you because we have revised it twice as well in the lecture. Now comes the keywords which we have just read. अब इन keywords का मतलब क्या है? We will do it very quickly. First, we the people of India, इसका मतलब क्या है? इसका सिंपल भाषा में मतलब है कि प्रियम्बल को, संविधान को किसने दिया? हम लोगों ने दिया। हमारे ऊपर किसी किंग ने नहीं दिया, कोई अकबर, औरंगजेब, किसी ने हमें बाहर के किंग, प्रिंस चार्ल्स, ब्रिटिशर्स हम पर राज करके गए, उन्होंने हमें नहीं दिया कि कोई हेरिडिटरी किंग है, उसने प्रियम्बल को लिखा, कहा तुम्हारे ऊपर सौंप देते हैं, तुम्हारा है ये। नहीं, इसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स ने मिलकर बनाया। वो मेंबर्स कौन थे? भले ही वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, बट थे तो वो हम लोगों की चॉइस। तो उन्हीं लोगों ने प्रियम्बल को लिखा, इसलिए हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज इट डिराइव्स इट्स लेजिटिमेसी एंड अथॉरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया and it has not been imposed by any king. Then comes sovereign. इंडिया इज सॉवरन। इंडिया अपने इंटरनल मैटर और एक्सटर्नल मैटर में खुद डिसीजन लेगी। कोई बाहर की कंट्री, यूएसए हमें नहीं बताएगा कि भाई रशिया के साथ ऐसा व्यवहार करो। हमें कोई भी स्टेट नहीं बताएगी कि आपको यह व्यवहार करना है या कैसा व्यवहार करना है। नथिंग वुड बी टोल्ड टू अस बिकॉज इंडिया इज सॉवरन, इंडिया इज इंडिपेंडेंट। देन कम्स सोशलिस्ट। What does the term socialist means? That there is equitable distribution. There is equitable distribution of wealth, income and opportunities. Concentration of power कुछ हाथों में नहीं रहेगी। Rather जो wealth है, जो income है, जो opportunities हैं, उसको हम equitable distribute करेंगे among all the sections of the society. Then comes secular. Secular means that there is no official religion of the state. There is no official religion. इंडिया में सर्वधर्म संभव, सभी धर्मों को एक समान एक नजर से देखना है, इसलिए सर्वधर्म संभव। देन कम्स डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक एक ऐसी सरकार आएगी जो अकाउंटेबल होगी लोगों को, ट्रांसपेरेंट होगी और हम लोगों का कंसेंट होगा। इन इंग्लिश वी से कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड। व्हाट डू वी से? कंसेंट ऑफ द गवर्न्ड होगा, तभी एक इंडियन स्टेट डेमोक्रेटिक कहलाएगी। क्लियर? देन कम्स रिपब्लिक। अब हमारे जो राष्ट्रपति हैं, हमारे प्रेसिडेंट, क्या वो हेरिडिटरी है? क्या वो लीनियज से आ रहे हैं? एब्सोल्युटली नॉट। वो हर साल, हर 5 साल के लिए इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहे हैं, इसलिए हम कहते हैं रिपब्लिक। देन कम्स जस्टिस। जस्टिस में बच्चे वेरी इजी, फेयर ट्रीटमेंट टू ऑल। इसमें वी हैव सोशल, वी हैव इकोनॉमिक एज वेल वी हैव पॉलिटिकल। सोशल जस्टिस मींस कि किसी को कास्ट, कलर, क्रीड, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पर डिवाइड नहीं करेंगे। इकोनॉमिक जस्टिस, अगर इनकम किसी की कम है, वेल्थ किसी की कम है, बट हम सबको एक समान
एक नजर से देखेंगे। एंड लास्ट, पॉलिटिकल जस्टिस, जितने भी पॉलिटिकल ऑफिसेज हैं वो सब सबके लिए, हर भारत के नागरिक के लिए खुले हुए हैं, एंड देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ दैट। एंड देन वी से दैट द आइडियल ऑफ जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम, इफ यू नो, इट हैज बीन टेकन फ्रॉम रशियन रिवॉल्यूशन। ये भी यूपीएससी बहुत बार अपने एग्जाम्स में सवाल पूछ चुका है कि सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हैज बीन टेकन फ्रॉम विच रिवॉल्यूशन, दैट इज रशियन रिवॉल्यूशन। देन कम्स लिबर्टी। लिबर्टी, यू ऑल नो, वी ऑल हैव द लिबर्टी टू think whatever we want to, liberty of belief, faith, expression, worship, ये सारी लिबर्टी हम सबको है। बट प्रियम्बल का मतलब ये नहीं कि हमारा जो मन मर्जी आए हम करें, हम किसी को गाली दें, किसी को मारे, हम कहें भाई मेरे पास तो लिबर्टी है। इट इज नॉट एब्सोल्यूट, इट इज क्वालिफाइड। क्वालिफाइड मीन्स दैट देयर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी रीजनेबल restrictions imposed by the state. Clear everyone? Then comes equality. Equality of status and opportunity. सबको एक समान अपॉर्चुनिटी देनी, सबको इनकम, वेल्थ, सब कुछ इक्वालिटी देने की कोशिश करनी है। एंड लास्ट, फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी इन सिंपल वर्ड्स, टू प्रमोट स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, spirit of brotherhood among all the citizens of the nation. So these are all the components or the key words which are written in the preamble to the Indian Constitution. I hope it has been clear to each one of you. Then comes the major judgments. Now what are the major judgments related to preamble? In simple words, if I tell you, there are 3 judgments. Okay, there are 3 judgments. First is Berubari Union case. Berubari Union case, that is in the year 1960. Then we have Keswananda Bharati case, 1973. And then finally we have LIC of India case, that is 1995. Right? These 3 cases are important. Now I'll explain each one of you. बेरुबारी यूनियन केस। अब बेरुबारी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किस केस में कहा? बेरुबारी यूनियन केस 1960 में। फिर आता है केशवानंद भारती केस 1973। इस केस में कहा प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा प्रियम्बल है वो संविधान का पार्ट है। लास्ट केस में कहा LIC ऑफ इंडिया केस 1995, इसमें कहा प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो किस केस में कहा यह चीज? LIC ऑफ इंडिया केस 1995, दैट इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये सारे जजमेंट्स आए क्यों? ये जजमेंट इसलिए आए क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ उसके कुछ सालों बाद ये चर्चा उठी, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स ने, डिप्लोमैट्स ने, राइटर्स ने, एक्टिविस्ट ने ये बात करने की कोशिश करी कि क्या प्रियम्बल संविधान का पार्ट है? इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट? उसी बेस पे ये 3 जजमेंट्स लाए गए। बेरुबारी यूनियन केस जिसमें कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, प्रियम्बल पार्ट नहीं है। फिर आया केशवानंदा भारती केस। इन दिस सुप्रीम कोर्ट ओवररूल्ड इट्स प्रीवियस जजमेंट गिवन इन बेरुबारी यूनियन केस और केशवानंदा भारती में कहा यस इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड LIC ऑफ इंडिया में भी यही कहा गया कि प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज 3 केसेस you need to remember. Then we move to the next. Can the preamble be amended? अब बच्चे पहले हमने क्या देखा था कि इस preamble a part of the constitution or not? हमने 3 जजमेंट्स देखे। अब बात आती है क्या प्रियम्बल को अमेंड किया जा सकता है? आपको पता है कि पार्लियामेंट की पावर है अमेंड करने की। अंडर विच आर्टिकल? अंडर आर्टिकल 368। 368 empowers the Parliament of India to amend the Constitution. अब हम आते हैं प्रियम्बल की बात पे। कैन द प्रियम्बल बी अमेंडेड? व्हाट डू यू थिंक?
Yes, it can be amended. अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा केशवानंदा भारती केस 1973 में that yes, preamble is a part of the constitution, but Parliament of India, you cannot destroy the basic structure of the preamble. Parliament of India, you cannot alter the fundamental principles of the preamble. आप preamble को amend कर सकते हो, पर उसका basic structure, उसके foundational principle, उसकी fundamental philosophy को नहीं बदल सकते. That means Supreme Court ने power दी Parliament को, पर उसका हाथ भी पकड़ लिया कि भाई पूरा प्रीएम्बल को आप अमेंड नहीं कर सकते. जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जिस नींव पर वो खड़ा है, उस नींव को नहीं तोड़ सकते. देन कम्स अमेंडमेंट टू दी प्रीएम्बल. क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया गया है? एनीवन? Yes, preamble has been amended and it has been amended via 42nd Constitutional Amendment Act 1976 and it has been amended only once. कितनी बार हुआ है? It has been amended only once. Through which Amendment Act? 42nd Constitutional Amendment Act 1976, in which 3 words have been added, very important from your exam perspective, that is socialist, then we have secular, and then we have integrity. So these 3 words have been added in the preamble, through which amendment? 42nd Constitutional Amendment Act 1976. Preamble has been amended only once. Through this amendment, एक और चीज याद रखो, on the basis of whose committee? That is Swaran Singh Committee. Swaran Singh Committee, right? These 4 facts you have to remember. 42nd Amendment Act 1976. Preamble has amended only once. 3 words added, socialist, secular, integrity. किस committee के base पे? Swaran Singh Committee has advised. Now one last part of the preamble, that is it enforceable in the court of law? Is it enforceable in the court of law? No. प्रियम्बल को लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाके नहीं कह सकते कि भाई मुझे जॉब दो, यहां पे इक्वालिटी लिखा है, यू कैन नॉट गो, यहां लिबर्टी लिखा है तो मैं कुछ भी कहूं, मेरी मर्जी, प्रियम्बल में लिखा है. इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ. इसका मतलब अगर प्रियम्बल की कुछ वैल्यूज को आप कोर्ट के पास लेकर नहीं जा सकते कि भाई ये चीज मेरी उल्लंघन हो रही है, तो आप मुझे जस्टिस दो. इट इज नॉट एनफोर्सिएबल इन दी कोर्ट ऑफ लॉ. हां, आप आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट जरूर जा सकते हो कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, या मुझे ये दिक्कत है, या इक्वल ट्रीटमेंट नहीं है, वो लेकर आप जा सकते हो. बट प्रियम्बल को लेके यू कैन नॉट गो टू दी कोर्ट ऑफ इंडिया. सो वंस अगेन it is not enforceable in the court of law. Okay everyone, then comes the next, those are the PYQs. I want each one of you to participate here. Okay, just try to attempt the question. Now first, which of the following statement with regard to the preamble are correct? First is equality of status and equality of opportunity find mention in the preamble. Absolutely right statement. This question was asked in 2022, that is to a CDS question. The expression unity and integrity of the nation was not there in the preamble since the beginning. This is also right. As I have said, इंटीग्रिटी वर्ड को कब ऐड करा गया? 1976 में 42nd अमेंडमेंट के तहत. सो सी इज द करेक्ट आंसर. क्लियर एवरीवन? देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. It was asked in the year 2020. Again, very easy question. If you look here, which of the following terms were added to the preamble by Constitutional Amendment 1976? कौन सी 3 टर्म्स थी? अभी इंटीग्रिटी हमने देखा, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. सो सोशलिस्ट, secular, integrity, fraternity was there since the beginning. So eliminate 4 and then you reach the right answer B, 1, 2 and 3. Can you see how easy questions have been asked by the CDS examination? Then comes the last
CDS 1 2017. If you look here, which of the following statements are correct regarding the preamble of the Indian Constitution? First, it is not by itself, it is not enforceable in the court of law. Again, it is a correct statement. It is not enforceable in a court of law. Then it states the objective with which constitution seeks to, मैंने आपको बताया है ना, इसमें सारी गाइडिंग वैल्यूज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिसके बेस पे संविधान को बनाया गया. सो सेकंड स्टेटमेंट इज आल्सो राइट. देन कम्स प्रीएम्बल इंडिकेट्स द सोर्स फ्रॉम व्हिच कॉन्स्टिट्यूशन derives its authority. We all know that is people of Bharat, people of India. So again, this statement is also right. 1, 2 and 3 are the correct answer. So you must have seen how easy questions have been asked in 2017, 2020, 2022 as well. With this, I conclude today's lecture. I hope you have understood the preamble to the Indian Constitution. If you face any doubt, any questions if you have, you can drop down in the comment section. I will definitely get back to you. With this, I conclude. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, everyone.